नमस्कार। आज कहानी गोल्ड में सुनिए सरोजनी नौटियाल जी की लिखी कहानी अम्मा सूरज हैं। अम्मा उम्मीद से ज़्यादा जी गईं। कथा शिल्पी शरद चंद्र मरने पर अपनी सारी संपत्ति अपनी जीवन संगनी हिरण्यमयी के नाम कर गए, इस शर्त के साथ कि वह आजीवन उसका भोग कर सकती हैं पर बेच नहीं सकती। तदुपरांत संपत्ति शरद के छोटे भाई के परिवार की होगी। हिरण्यमयी पति के बाद 20 वर्ष और जीवित रही। तब इसे सभी ने सुदीर्घ काल माना था, मगर अम्मा तो इस हिसाब से बेहिसाब जी ली। उनके पति को बैकुंठवासी हुए अर्धशतक से ज्यादा हो गया है और अम्मा हैं कि अभी हाड़ मास के साथ यही हैं। बहुएं तो बहुत पहले से ही उनकी मोक्ष कामना करने लगी थी, लेकिन अब बेटों ने भी मुख खोल दिया। जैसे जैसे समय गुजरता गया, अम्मा के परलोक गमन की कामना मुखर होती गई। अब तो इसमें बेहूदगियां भी प्रवेश कर गईं। मझली बहू ने तो 5 पंडित तक जमा दिए। 3 बेटों के बीच 4-4 महीने की बारी में अब अम्मा वहां रहती। अम्मा की मुक्ति की ऊठापटक नित्य नए रूपों में दृष्टिगोचर होने लगती। अम्मा आजकल वही हैं। 2-4 दिनों से तो उनके हाथों गोदान की सुबगुगाहट भी है। अम्मा का बारी बारी से तीनों बेटों के घरों में रहना होता है। ऐसा बहुत पहले से होता रहा है। फर्क केवल यह आया कि पहले वह सक्रिय थीं। अपनी इच्छा और अगले की जरूरत के हिसाब से एक से दूसरे बेटे के पास चली जाती थीं। उनका अपना रुतबा था। तन मन धन की मजबूती ने उनको अपनी शर्तों पर जीने का आत्मबल दिया था। वे अपनी ताकत और एहसास को स्थायी मानती थीं। मगर समय की तो अपनी परतें होती हैं, जो एकाएक फड़फड़ा जाए या हौले हौले खुलती चली जाए। अम्मा के जीवन अध्याय का जो पृष्ठ अभी फड़फड़ा रहा है, वह अम्मा के मिजाज को आहत करने वाला ही है। किसी जमाने में पिता के खरीदे 2 बीघे में 2 नए मकान बने। पुराने वाले को भी नई रंगत मिली। आवास से नर्सिंग होम और फिर आवास बनने की यात्रा में उसने कई बदलाव झेले। पहले खुला बरामदा था जो कवर्ड हो गया। पहले कोई भी आवाज देकर घर में चला आता था, अब सब बंद सा है। घंटी बजाने पर भी देर तक कोई प्रकट नहीं होता। कई बार तो अम्मा भी ठिठक जाती हैं। उनकी आवाज तो वैसे ही महीन है। उम्र ने दम और खींच लिया, इसलिए उधर कम ही पैर बढ़ाती हैं। छोटे के यहाँ से ज्यादा अम्मा बेटियों के यहाँ रह आती थी। ऐसा नहीं कि पति उनके लिए जमीन मकान का इंतजाम किए बिना ही दुनिया से कूच कर गए। देहरादून में 2 बीघे का भूभाग ही नहीं खरीदा, एक अदद मकान भी बनाया। अम्मा जवानी की ढलान पर अपने आवास में आई, उत्साहहीन सी, कारण कि पति असमय दुनिया से चले गए। जिस मकान को बनाने में दिन रात खपते रहे, उसमें एक रात गुजारने का सौभाग्य न मिला। गृह प्रवेश से पहले ही वे सड़क दुर्घटना में काल कवलित हो गए। अम्मा मकान में अकेली ही आईं। पेंशन और मकान के रूप में पति का संरक्षण उनके साथ रहा। थोड़ा बहुत मायके की स्नेह दृष्टि का संबल भी बना रहा। 3 भाइयों की इकलौती बहन अम्मा पर भाइयों का प्यार बरसता था। अब जिम्मेदारी का भाव भी आ जुड़ा। बाल बच्चों और बाग बगीचों के साथ अम्मा जीवन के सुंदर समतल में पीयूष स्रोत सी बहती रही। समय के साथ बच्चे किशोर से युवा हुए। बड़े की नौकरी लगते ही घर का चेहरा बदलने लगा। 2 बहनों की शादी पिता के सामने हो गई थी। नौकरी के साथ ही एक बहन और 2 भाइयों की जिम्मेदारी अनायास बड़े के हिस्से आ गई। बड़े की ठीक नौकरी थी, लेकिन पिता का साया न होना उसको बांध कर रखता। युवावस्था थी, जेब में पैसे भी थे, लेकिन साथियों की तरह गुलछर्रे नहीं उड़ा पाया। सिनेमा घरों में टिकट की लाइन में खड़े होने से बचता रहा। 5 रुपए का टिकट, 2-4 रुपए गरम ठंडा, कुल 8-10 रुपए की चोट। इतने में तो छोटी की फ्रॉक बन जाती है। विवेक और मन के पलड़ों में
विवेक का पलड़ा भारी पड़ता। वह आशा पारेख, वैजयंती माला और वहीदा रहमान जैसी सिने तारिकाओं को पोस्टर में देखकर तसल्ली कर लेता और रेडियो में फिल्मी गाने सुनकर अपनी कल्पना से कहानी बुन लेता। देवानंद राज कपूर के उस जमाने में फिल्मों से दूरी बनाकर केवल शेक्सपियर और टैगोर की रचनाओं में मन को रमाना अपने प्रति जाति ही तो कही जा सकती है। वह जिनके लिए अपनी उम्र को नज़रअंदाज कर रहा था, वे कमाने से पहले ही सिगरेट मदिरा के स्वाद चख रहे थे। दरअसल छोटा मेडिकल में था। एक बार उसकी अस्वस्थता का समाचार पाकर बड़ा मेडिकल कॉलेज जा पहुंचा। चिट्ठी छोटे के दोस्त नित्यानंद ने भेजी थी। सुनते ही अम्मा बिस्तर में पड़ गई। तुरंत तार भेजकर बड़े को सूचित किया गया। तार यानी अल्टीमेटम, जान पर बनाती थी लोगों की। आनन फानन छुट्टी की दरख्वास्त लिखकर बड़ा पहाड़ से उतरा और सुध-बुध खोकर बिना रिजर्वेशन के संगम में चढ़ गया। इलाहाबाद स्टेशन से रिक्शा पकड़ा और चल दिया मेडिकल कॉलेज। धड़कते दिल से कई गलियारे पार करते हुए हॉस्टल के उस कमरे में भी पहुंचा। जिस पहले व्यक्ति से भाई के हॉस्टल रूम के बारे में पूछा, उसने जिस भाव से 3rd ईयर के बैच का खंड बताया, उससे बड़ा थोड़ा आश्वस्त हो गया। आगे पूछता पूछता कमरे तक जा पहुंचा। दस्तक दी। अचानक बड़े को देख छोटा चौंक कर घबरा गया। भाई आप? तू ठीक है? नित्यानंद की चिट्ठी आई थी। ओह, मैंने तो उसे बताने को मना किया था। छोटे भाई को सलामत देखकर बड़े की जान में जान आ गई थी। उसे थोड़ा बुखार था, मलेरिया। कमज़ोर हो गया है, अब तो ठीक है ना? हाँ भाई, बिल्कुल ठीक हूँ। मैं ज़रा चाय देखता हूँ, आप थक गए होंगे। कहता हुआ छोटा असहज भाव से कमरे से निकल गया। बड़े ने आश्वस्त होकर एक नज़र कमरे में डाली। जगह जगह किताबों का ढेर देख छोटे भाई पर तरस भी आया। कोने की मेज पर कुछ पत्र भी आड़े तिरछे धरे थे। बड़ा कौतुक से उठ खड़ा हुआ। चिट्ठियां देखने की एक अजीब इच्छा हो गई, लेकिन लिफाफे का हस्तलेख नितांत अपरिचित लगा। खोला तो वह प्रेम पत्र था। पढ़ न सका, बस नीचे नाम देखा, कविता। मन में जाने क्या क्या तिर गया। चोर दृष्टि से इधर उधर झांका, न चाहते हुए भी वह सब दिख गया, जिसे देखने की इच्छा तो क्या, चेष्टा भी नहीं की थी। सिगरेट की डिब्बी, गत्ते के डिब्बे की एस्ट्रे, अलमारी में किताबों के पीछे विस्की की एक छोटी बोतल। छोटे को 300 रुपये पकड़ाकर बड़ा शाम की गाड़ी से ही देहरादून चल दिया। बस मन पर बोझ बढ़ गया था। सिगरेट की डिब्बी और चिट्ठियों के रंग ने सब कुछ उघाड़ कर रख दिया था। 270 और 7 रुपये मनी ऑर्डर शुल्क। उसकी हथेली नम हो गई। सफ़र लंबा था, नींद भी आ गई। फिलहाल माँ की चिंता दूर करनी थी तो बता दिया कि चिंता की कोई बात नहीं। इसके अलावा जो कुछ था वह बड़े ने अपनी जेब में रख लिया। मझला भले ही पढ़ाई पूरी कर नौकरी के लिए धक्के खा रहा था, मगर छोटे के मेडिकल में आने से परिवार का मिजाज बदल गया था। अम्मा की आवाज़ कड़क हो गई थी। अपनी जेठानी से मुँह उठाकर बात करने लगी थी। बड़े ने पिता को याद किया और अपनी 630 रुपये की पगार से हर महीने 270 छोटे को भेजने का बंदोबस्त किया। मझला अभी इंटरव्यू दे रहा था। दिल्ली उसके लिए दूर ही थी। ठीक रिजल्ट ना देख मझले ने ट्यूशन्स देना शुरू किया। फिजिक्स में एमएससी था। 2 बच्चों से शुरुआत हुई और जल्द ही 40 की संख्या पार कर गई। यह सिलसिला लंबा नहीं चला। इधर बड़े की शादी हुई, उधर मझले का नियुक्ति पत्र आया। सबने नई बहू पर आशीषों की झड़ी लगा दी। कितनी शुभ है, कदम पड़े नहीं कि मझला सर्वे में अधिकारी बन गया था। परिवार की ताकत बढ़ी, महत्वाकांक्षाएं भी। छोटी एमए कर चुकी थी, बड़े ने पीएचडी करने को कहा। 8 साल पिता को गुजरे हो गए थे तो बड़े का विवाह होना जरूरी था, लेकिन उसने पत्नी को जिम्मेदार नहीं बनने दिया। अखबार में आने वाली शिक्षक भर्ती की विज्ञप्तियां देखता रहा। पत्नी में भी लगन थी। बिना अधिक समय गवाए वह सरकारी टीचर बन गई। पहली नियुक्ति सुदूर पहाड़ में जोशीमठ। दाम्पत्य का यह विलगाव आखिर तक चलता रहा।
उस दिन चुपचाप जेब में जो स्क्रिप्ट धरी थी, जल्दी ही उसका मंचन होने लगा था। दिल्ली की वह लड़की साधारण घर की अति साधारण कन्या थी। परिवार की आकांक्षा के समक्ष नहीं टिक सकी। छोटा अकेले ही घोड़ी चढ़ गया। माँ नहीं गई, मगर कार्ड तो उन्हीं के नाम से छपवाए थे। भाई जा नहीं पाए। जब तक खबर मिली शादी निपट गई थी। परिवार ने डॉक्टरनी बहू का जो स्वप्न सहेज कर रखा था वह चूर चूर हो गया। हालांकि बड़ा पहले ही इसके लिए तैयार था। मजला नई नई शादी के रंग में डूबा था। छोटी की जिद से अम्मा बहुत दुखी थीं। कोई समझाता तो अपना आपा खो बैठती। जिस बेटे पर उनका सबसे बड़ा दाव था वह इतने सस्ते में हाथ से निकल गया। शहर के जाने माने परिवारों में अम्मा के परिवार की चर्चा होने लगी थी। 4-6 माह पूर्व दून अस्पताल के सर्जन डॉक्टर विशंभर नाथ भी सपत्नीक अम्मा से मुलाकात कर चुके थे। उनकी बेटी पिछले साल ही मेडिकल में सेलेक्ट हुई थी। अब तो अम्मा हाथ मलकर रह गईं। आंखें छलक जाती तो बरबस मुख से निकल जाता, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। बहनें भी मायूस हो गईं। ऊपर से अम्मा को समझाती, मगर भीतर से उनका खुद का दिल छलनी हुआ जा रहा था। सारा परिवार ही निरुत्साहित हो गया, मगर उनकी जेठानी खुश थी। उसने विवाह में शिरकत भी की। अम्मा की नाराजगी 5 साल चली। उसके बाद जब सुनिश्चित हो गया कि छोटे की गैरहाजिरी से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा और उनकी गैरहाजिरी से छोटे पर कोई आफत नहीं आ रही, तो उनका माथा ठनका। उसकी जिंदगी से केवल वही छिटकी हुई हैं। जेठानी का तो उससे बड़ा अपनापा है। आए दिन छोटा परिवार सहित ताई के यहाँ हाजिरी लगाता है। ताऊ ताई को दवा टॉनिक पहुंचाता है। अम्मा को समझने में देर लगी, मगर समझ में आ गया था कि वे 2 नहीं 3 बहुओं की सास हैं। बस अम्मा ने रट पकड़ ली। पहली फुर्सत पर ही बड़ा दिल्ली गया और भाई को बहू और नन्ही भतीजी के साथ घर ले आया। जब कोई आता है तो केवल भावनाएं नहीं आती, सामान भी आता है, व्यवहार भी। घर अस्त व्यस्त हो गया। बड़े की बहू कसमसाने लगी। उसे नौकरी में जाना होता और रात को समय से सोना होता। सुबह का फैला काम और रात देर तक दोस्तों की महफिलें, ऊपर से मांस मछली। बड़ी ने अम्मा को देखा, पर वे ना कुछ देखना चाहती थी ना सुनना। उनको तो खोया बेटा मिल गया था। अब तू कहीं नहीं जाएगा, यहीं अपना क्लिनिक खोलेगा, यही उनकी रात दिन की रट हो गई। मजले की शादी के बाद बड़े और मजले ने मिलकर ऊपर 2 कमरों का एक काम चलाऊ सेट बनवा दिया था। छोटे की अफरा तफरी और अम्मा के मुंह से निकलकर। बड़ी अपनी अनुशासित दिनचर्या को लेकर ऊपर आ गई। बच्चों की पढ़ाई की खातिर बड़ी मशक्कत से उसने देहरादून अपना ट्रांसफ़र करवाया था। मजला अपनी नौकरी में फिलहाल परिवार सहित हैदराबाद में था। समय और खिसका। छोटे का तंबू तन चुका था। घर का रंग ढंग बिल्कुल बदल गया। अब वह अम्मा के साथ नहीं, अम्मा उसके साथ थी। शहर भी पहले जैसा नहीं रह गया था। देहरादून अब शिक्षा का हब ही नहीं, स्वास्थ्य का भी अड्डा बन गया। जिधर देखो नर्सिंग होम। छोटे के कुछ दोस्तों के भी नर्सिंग होम खुल चुके थे, जहां वह बतौर विजिटिंग डॉक्टर जाया करता था। नर्सिंग होम वैसे भी सेवा से अधिक व्यवसाय के लिए खुलते हैं। जैसे जैसे धन का प्रवाह बढ़ता है, नर्सिंग होम की टीम टाम भी बढ़ जाती है। दोस्तों के नर्सिंग होम की आय और प्रभाव दोनों बढ़ रहे थे। छोटा जब तब जिक्र करता तो अम्मा का दिल किलसने लगा। बड़े से कहती, हम इस लायक नहीं कि एक अदद नर्सिंग होम खोल दें। अम्मा, नर्सिंग होम खोलना कोई हंसी मजाक नहीं है, कहकर बड़ा अम्मा को चुप करा देता। बड़ा बहुत कुछ देख रहा था। परिवार में अम्मा की उपेक्षा का बढ़ता ग्राफ भी महसूस कर रहा था। अम्मा ने दोबारा जिक्र किया तो चिढ़कर बोला, जिसे खोलना है खोल ले, आप क्यों परेशान हो रही हैं? मैं प्रोफेसर हूँ। कल स्कूल खोलने की बात करूँ तो क्या आप मेरे लिए स्कूल खुलवाएंगी? अम्मा, आप सोचो मत, आराम करो। दरअसल बड़ा छोटे के तौर तरीकों से अप्रसन्न था। जब भी छुट्टी में आता, घर में घुसने की कोई सूरत नहीं दिखती। अंदर से बंद होता या बाहर से। ऊपर आता तो अम्मा वहीं मिलती, तो अम्मा भी निकल गईं। अब यह बड़े के लिए असहनीय होता था। एक बात और थी जिससे बड़े का मन ज़्यादा खिन्न हुआ। छोटे ने एक छोटा मोटा क्लिनिक घर में खोला था। मरीजों का तांता लगा रहता था,
लेकिन डॉक्टरी पेशे में जो प्रतिबद्धता चाहिए वह उसमें नदारद थी। यार दोस्त सैर सपाटे उसे समय सारणी से नहीं बांध पाते। मरीज परेशान हो जाते थे। परिचारक का खर्चा अलग, क्लिनिक तो संभला नहीं, नर्सिंग होम क्या संभालेगा। बड़े की बेरुखी के बावजूद मकान को नर्सिंग होम बनाने की सलाह दे डाली। दिल छोटा न कर, तेरे पिताजी का मकान है, इसमें खोल नर्सिंग होम। बहुत जमीन है, तेरे भाई उसमें बना लेंगे मकान। छोटे को बात जच गई। लोन की जानकारी हासिल की और मन बना लिया। अब नीचे मकान में नर्सिंग होम खुलेगा तो मकान खाली करना पड़ेगा। अम्मा खुलकर तो नहीं बोल पाई, लेकिन दबी आवाज में बड़ी से कह दिया, नीचे नर्सिंग होम होगा तो ऊपर डॉक्टर का रहना जरूरी है। सब थोड़ा थोड़ा करेंगे तभी तो कोई बड़ा काम होता है। बड़ी बहू को अम्मा की बात समझने में जरा भी समय नहीं लगी। अम्मा उसे मकान से जाने के लिए कह रही हैं। नीचे खाली करने के चक्कर में पुराना पुश्तैनी सामान पहले ही ऊपर आ गया था। बड़ी वैसे ही भरी हुई थी। अम्मा की मंशा भापते ही टका सा जवाब दे दिया, आपने कहा था ना कि बहुत जमीन है, भाई मकान बना लेंगे। मकान बनाना पड़ेगा, आप जब मकान बना लेंगे तब जाएंगे यहाँ से। छोटा पड़ोस में ही किराए के मकान में चला गया। परिवार और सामान सब चला गया। अम्मा यहीं छूट गईं। कुछ दिनों तक नीचे खटर पटर ठोका ठाकी होती रही। बरामदा बंद हो गया, कहीं रोशनदान चीने गए, कहीं डार्क रूम बनाया गया, बाहर 2 टॉयलेट भी बने। महीने भर में ओपीडी, ओटी और 4 बेड का नर्सिंग होम बन गया। गेट, दीवार व मकान में जगह जगह साइन बोर्ड सज गए। एक गली के नुक्कड़ पर भी लगा दिया था। अम्मा भी पुराने सामान के साथ ऊपर आ गई थी। रात में नीचे अस्पताल के बेड में सो जाती। अभी कोई भर्ती नहीं थी। 4 बेड अम्मा के थे। अम्मा का नहाना सोना नीचे ही था। सुबह उठकर परिचारक के आने से पहले ही अम्मा झाड़ पोछ कर देती। दिन ऊपर कटता। अम्मा एक सपने के साथ जीने लगी, मगर अफसोस, अम्मा में जो उत्साह था वह छोटे में गायब था। मरीज आते, इंतजार करते, फिर थक कर चले जाते। यह दृश्य आम हो चला। जल्द ही सचमुच चिढ़ाने लगा। नर्सिंग होम क्लिनिक वृतांत का दूसरा संस्करण हो गया। साल गुजरते गुजरते परिचारक का दिखना बंद हो गया। साजो सामान दाएं बाएं भेज दिया गया। 2-1 बोर्ड भी उतर गए। छोटा किराए से अपने घर आ गया। सब पूर्ववत हो गया। सब फिर से मकान में घुस गए। बस अम्मा ना घुस पाईं, बाहर ही रह गईं। बच्चों की ज़रूरत के हिसाब से उनके पास रहने लगीं। साल भर तो हैदराबाद रह आईं। मझली बहू का गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ था। उसके बाद मझला रिटायर होकर देहरादून आया तो वह पो हो गई कि कहाँ जाए। किस्मत से छोटी बहन का नया नया मकान बना था। फिनिशिंग चल रही थी। घर से दूर भी न था। भाई, हमारा मकान है ना, आप कहीं नहीं जाओगे, हम तो अभी उधर आ नहीं रहे। छोटी और उसके पति ने जोर देकर कहा तो मझले को टेक मिल गई। बिना समय गवाए पैतृक जमीन से मिले अपने हिस्से में उसने मकान बना दिया और छोटी बहन के प्रति अपना स्नेहभार प्रकट कर साल निकलते निकलते अपने मकान में आ गया। बड़े का घर वहां पहले से था। उसे रिटायर हुए 3 वर्ष हो गए। छोटे ने भी पुश्तैनी मकान से चिपकाकर नए ढंग का किचन, बेडरूम और टॉयलेट बनाकर मकान का विस्तार कर लिया। अब तीनों बेटे एक ही परिसर में आ गए। अम्मा बारी बारी सबके पास रहने लगी। दिक्कत यह थी कि उनके दैनिक उपयोग की चीजें बिखर गईं। ऐन वक्त में तीनों घरों में उनकी ढूंढ मच जाती। गर्मी के कपड़े किसके घर हैं तो जाड़े के कपड़े कहाँ। उम्र सबकी हो रही थी, याद नहीं रहता। अम्मा के हाथ जो आता उससे काम चलाती। वैसे अम्मा बिल्कुल ठीक थी, 82 से ऊपर थी, मगर चलती फिरती थी। 6 साल पहले मझले के यहाँ एक हिलती कुर्सी पर बैठी तो गिर गई। जाने कैसी चोट लगी कि फिर पहले जैसी नहीं हो पाई। अस्पताल में भर्ती रही। तीनों बेटों के चक्कर लगते रहे। जेबें भी खुली। अम्मा पहली बार ऐसी बीमार या घायल हुई थी। घर में भूचाल आ गया। बेटियां उमड़ी चली आईं। तब से अम्मा की 4-4 महीने के हिसाब से 3 घरों की परिक्रमा चल रही है। हर बार बहुएं सोचती हैं यह आखिरी दौरा होगा, चलो निपट गए। मगर अम्मा सबको गलत साबित करते करते 90 बरस में प्रवेश कर गईं।
अब बेटे 70 से ऊपर चले गए और बहुएं 65 से ऊपर। हमारी भी तो उम्र हो गई। 67वां लग जाएगा अगले सितंबर से। साल भर पहले बड़ी के मुख से सुना था। रह रहकर सेविका की बात उठने लगी, पर सहमति नहीं बन पाई। अम्मा असहाय होती गईं, व्हीलचेयर पर आ गईं। टट्टी पेशाब की सुध-बुध खोने लगी। बहुओं का धीरज टूटने लगा। उनकी जबान तीखी से भी अधिक कसैली होने लगी। मुक्ति भी नहीं मिल रही इनको, हमें मारेंगी पहले, जैसे वाक्यों ने जिह्वा पर आसन जमा लिया। एक दो बार और संभलने के क्रम में गिर गईं तो भय हो गया। सोते सोते चिल्ला पड़ती, मैं गिर गई, मैं गिर गई। पहले पहले तो घर वाले दौड़े, फिर लापरवाह हो गए। इसी गफलत में एक बार सचमुच गिरी तो देर तक पड़ी रह गईं। वैसे वे ठीक हैं, खाना समय से मिल जाना चाहिए, स्वाद भी जीभ पर है। पनीर आज भी उसी चाव से खाती हैं। उनकी यह बात बहुओं को चिढ़ा देती, मुंह पर ही बोल देती, टनो खा गई हैं आप, अब क्या हमें खाएंगी? कभी तो कहो आज मन नहीं है। साथ वाले कब के चले गए। इतनी लंबी उम्र भगवान किसी को ना दे। अम्मा शायद बात को पकड़ नहीं पाती या फिर इतनी आदी हो गई हैं कि कुछ बोलती नहीं। निर्विकार भाव से कटोरी और प्लेट साफ करती रहती। बड़ा सब देख रहा था। बहुएं इस कदर बेबाक हो गईं कि किसी के सामने भी अम्मा का पानी उतारने में गुरेज नहीं करती। छोटे के यहाँ अम्मा को 4 महीने होने को हुए तो उसने अम्मा का सामान समेटना शुरू कर दिया। लेकिन बड़े ने ऐलान कर दिया, अब अम्मा कहीं नहीं जाएंगी, वह अपने घर में रहेंगी। उनके लिए फुल टाइम मेड रखी जाएगी। वह हम पर निर्भर नहीं है। उनकी पेंशन है, कम पड़ेगी तो हम देंगे। 4-4 महीने हम बारी बारी से उनकी देखभाल करेंगे। अब अम्मा नहीं, हम चक्कर काटेंगे। बहुत हो गया। अम्मा का सारा सामान एक जगह रहेगा। भैया सारे मकान अम्मा के हैं, अम्मा कहीं भी रह सकती हैं। मजला बोला, हाँ मकान तो सब उनके हैं, पर बहुत समय से देख रहा हूँ कि वे चक्कर घिन्नी बन गई हैं। बस अब और नहीं, अम्मा कोई उपग्रह नहीं है कि हमारे चक्कर काटेंगी। वे सूरज हैं, अब से हम उनके चक्कर काटेंगे। अभी आप सुन रहे थे सरोजनी नौटियाल जी की लिखी कहानी अम्मा सूरज हैं।